नमस्कार, आप देख रहे हैं किस्सा यूपी का। मैं हूं परवीन शेख। 26 सितंबर को बरेली में हुई हिंसा के बाद माहौल बेहद तनावपूर्ण है। चप्पे चप्पे पर पुलिस और सुरक्षा बल तैनात है। इस बीच आज समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल बरेली दौरे की योजना बना रहा था, लेकिन यूपी पुलिस ने सख्त एक्शन लिया और नेताओं को रास्ते में ही रोक दिया। बरेली जा रहे सांसद जियाउर रहमान बर्क को संभल में ही नजरबंद कर दिया गया, तो नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे को भी हाउस अरेस्ट किया गया। दिल्ली से बरेली आ रहे सपा सांसद हरेंद्र मलिक, इकरा हसन और मोहिबुल्ला नदवी को भी गाजियाबाद बॉर्डर से आगे नहीं जाने दिया गया, जिसके बाद सपा नेता वापस लौट गए। समाजवादी पार्टी इसे लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन बता रही है, वहीं प्रशासन इसे शांति बनाए रखने की जरूरत बता रहा है। बरेली हिंसा में अब तक 83 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। फिर हिंसा ना हो, इसको लेकर सुरक्षा भी कड़ी है। और इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। बरेली हिंसा को 8 दिन बीत चुके हैं, लेकिन जिस तरह से समाजवादी पार्टी इस पर सियासत कर रही है और जो प्रतिनिधिमंडल को रोका गया है उसे लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन बता रही है, क्या है सर ये? देखिए, ये लोकतांत्रिक अधिकार, लेकिन किसके लोकतांत्रिक अधिकार? लोकतंत्र में जनता के लोकतांत्रिक अधिकार को बचाना है, सामान्य लोगों को दूसरे के प्रकोप से बचाना है, या फिर नेताओं को उसके अधिकार के आधार पर दंगा को भड़काने देने से रोकना है। ये लोकतांत्रिक अधिकार की परिभाषा अलग अलग हो सकती है, क्योंकि ये समाजवादी पार्टी जैसे कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक बोला जाता है प्रिवेंटिव एक्शन। प्रिवेंटिव एक्शन का मतलब ही होता है कि कोई जो ऐसी घटनाएं होने वाली है जिसके बारे में शक है, आपको प्रशासन को शक है, तो उसके पहले प्रशासन अलर्ट मोड में आए और उस घटना के होने से पहले उसे रोकने की कोशिश करे, तो प्रिवेंटिव एक्शन लिया जाता है। यानी कि अगर कोई गैंगस्टर है, गुंडा है, माफिया है, बदमाश है और वहां पर उसके एरिया में कोई सेंसिटिव माहौल क्रिएट हो रहा है, तो उसको पहले गिरफ्तार किया जाता है कि ये और ज्यादा दंगा भड़काएगा। जैसे चुनाव आने वाला होता है, तो चुनाव आने के पहले जितने गन लाइसेंस होल्डर होते हैं, जिसके पास गन का लाइसेंस है, उसे कहा जाता है कि चुनाव से पहले अपने थाने में आप गन जमा कर दो और चुनाव के बाद आपको वापस कर दिया जाएगा, क्योंकि चुनाव के समय हो सकता है कि उस गन का दुरुपयोग किया जाए और बूथ लूटने के लिए, लोगों को धमकाने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। तो ये प्रिवेंटिव एक्शन होता है। तो उसी तरह से पुलिस प्रशासन ये इंटेंशन के आधार पर काम करती है कि किसका इंटेंशन क्या है। डेलीगेशन लेकर जाओ, लेकिन डेलीगेशन लेकर जाने से पहले आपने इस पूरे हिंसे पर अपना विचार क्या दिया, लोगों को संदेश क्या दिया, अपनी पार्टी से मैसेज क्या दिए, इस पर डिपेंड करता है कि आपको उस जगह पर जाने दिया जाए या नहीं दिया जाए। बरेली में हिंसा हुई और हिंसा के बारे में जिस तरीके से कुछ मुस्लिम पार्टियां, ओवैसी जैसे लोग इसको भड़काने की कोशिश किए, जिस तरीके से मौलाना तौकीर रजा खान का नाम आया और उसके आसपास के लोग, जिसके बारे में सारे एविडेंस सामने हैं, व्हाट्सएप चैट सामने है, उनके लेटर्स सामने हैं, और किस तरीके से वो जुमे की नमाज के समय लोगों को प्रवोक किया कि बरेली का माहौल खराब करना है और इसके लिए पुलिस वालों की हत्या करनी पड़े तो भी कर दो। जिस तरीके से प्रोवोकेटिव बयान दिया, भाषण दिया, वो सारे एविडेंस उसके खिलाफ है। अब ये एविडेंस और उसके बाद जिस घटना के कारण ऐसा एक्शन लिया गया, वो ये सारे के निष्पक्षता के साथ जो बात करता है उसको वहां जाने देने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे ये अभियान एक शुरू किया गया, आई लव मोहम्मद, जिसके ऊपर तौकीर रजा खान ने हंगामा खड़ा किया, कई और जगहों पर हंगामा खड़ा किया गया। अब उस आई लव मोहम्मद वाले अभियान को लेकर दो तरह की विचारधाराएं हैं, और उसमें एक सियासी विचारधारा है जो मुस्लिम ओरिएंटेड पार्टियां और मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करने वाली पार्टियों का है। दूसरी विचारधारा इस्लामिक स्कॉलर का है, जो कि इस्लाम के जानकार हैं और वो सियासत नहीं कर रहे, लेकिन वो इस अभियान के बारे में अपनी राय रख रहे हैं, बता रहे हैं। ये दोनों विचारधाराओं में ये तो बात तय है कि ये जो पॉलिटिक्स करने वाली पार्टियां और पॉलिटिक्स को सहयोग देने वाले ये कुछ मौलाना
ये सब की विचारधारा एक ही है कि आई लव मोहम्मद कहने से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए और आई लव मोहम्मद कहने के खिलाफ ये एक्शन लिया गया है। ये नैरेटिव इन लोगों ने गढ़ा। जबकि दूसरी तरफ इस अभियान के खिलाफ ही इस्लामिक स्कॉलर कहते हैं कि आई लव मोहम्मद ये शब्द, ये ऐसे प्रचार, मोहम्मद साहब पैगंबर मोहम्मद के नाम के पहले बोलने से पहले हम कुछ शब्द बोलते हैं, उनको आदर सूचक शब्द के साथ बोलते हैं। यहां तक कि इस्लाम में खलीफाओं के नाम के पहले भी आदर सूचक शब्द लगाया जाता है। वो अरबिक भाषा का शब्द है, सब लोग बोल नहीं सकते, लेकिन ऐसे खुलेआम पैगंबर मोहम्मद का नाम तो लिया भी नहीं जा सकता। आई लव मोहम्मद, किस मोहम्मद की बात करते हो? अगर पैगंबर मोहम्मद की बात करते हो तो इस्लाम में तो ये कायदा है, ये कानून है, ये एक व्यवस्था है, कुरान संगत व्यवस्था, हदीस संगत व्यवस्था है कि मोहम्मद साहब का नाम ऐसे नहीं लिया जा सकता, उससे पहले आपको कुछ लगाना पड़ेगा। भगवान श्री राम का नाम लेना है तो राम राम ऐसे ही करोगे? भगवान श्री राम कहते हैं, देवी दुर्गा कहते हैं, ऐसा नहीं कि उनके नाम को तोड़ मरोड़ कर कैसे भी पेश कर दो और उनका अपमान करो। तो ये अभियान जो है इस्लामिक स्कॉलर्स के अनुसार ये अभियान ही अपने आप में कुरान संगत नहीं है, कुरान विरोधी है, इस्लाम विरोधी है कि आप मोहम्मद साहब की बात कर रहे हो, आई लव मोहम्मद, और उसके बाद तख्तियों पर उनका नाम लिख रहे हो और उसमें दिल का फोटो लगा रहे हो, अलग अलग तरीके से चित्रकारी कर रहे हो, जो कि पेंटिंग डेंटिंग ये सारे इस्लाम में वर्जित है। और मोहम्मद साहब के नाम के साथ ऐसे खिलवाड़ करना, जिनका तस्वीर नहीं बनाने की इजाजत है कि तस्वीर नहीं बना सकते, उनका नाम ऐसे आदर सूचक शब्दों के साथ ले सकते हैं और इसे बेअदबी कह सकते हैं, बेअदबी की गई है। तो इस्लामिक स्कॉलर का यह मानना था। दूसरी बात जो ये दूसरे नैरेटिव ये क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि आई लव मोहम्मद के पर्ची के आधार पर, तख्ती के आधार पर लोग बोल रहे हैं, उसके आधार पर उसके खिलाफ एक्शन लिया गया। ये नैरेटिव वैसे ही है जैसे सीए आने के बाद इन लोगों को हंगामा करना था तो कहा गया कि मुसलमानों की नागरिकता छीनी जाएगी। वक्फ बोर्ड संशोधन कानून आया तो उसमें कहा गया सारी मस्जिद मदरसे सब जब्त कर लिए जाएंगे। ये नैरेटिव वैसा ही है, क्योंकि सीए में भी ऐसा ही हुआ था। सीए विदेश में रहने वाले वही उन देशों में जो इस्लामिक देश है, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, जो भारतीय प्रायद्वीप में रहते थे और जहां पर सनातन धर्म, बौद्धिस्ट, इन सारे धर्मों का अभी भी फुटप्रिंट है, वो उसी का क्षेत्र है। बामियान में बुद्ध की मूर्ति ऐसे तोड़ दी जाती है, तालिबान तोड़ता है। तो वहां पर जो वहां के अल्पसंख्यक हैं उनको भारत में शरण देने की बात की जा रही है और आप कह रहे हो कि भारत के मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी। वही नैरेटिव पेश की गई। यहां किसी को कोई तकलीफ नहीं था, आप आई लव मोहम्मद बोलो। अरे भाई, आपको मन करता आई लव शैतान भी बोल दो, कोई तकलीफ नहीं होगी। आप जिस तरीके से पर्चियां लेकर चल सकते हो वो चलो, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आप संविधान की सुरक्षा की बात तो करोगे, संविधान संगत काम तो करोगे। ये मामला शुरू हुआ, एक्शन लिया गया आई लव मोहम्मद कहने पर नहीं, बल्कि आई लव मोहम्मद के दुरुपयोग पर। आपने दुर्गा पंडाल के सामने बड़े बड़े पोस्टर लगा दिए जिसके परमिशन आपने नहीं ली। आप 10, 20, 50 लोग इकट्ठे हो रहे हो, उसका परमिशन पुलिस से नहीं ली। 200 लोग इकट्ठे हो गए, पुलिस के परमिशन नहीं होगी तो क्या होगा? अगर बवाल हो जाएगा तो क्या होगा? दंगे हो जाएंगे तो क्या होगा? जैसे अभी सवाल उठ रहा है ये करूर का मामला, जहां थलापति विजय की रैली में 40-41 लोग मर गए। हाईकोर्ट भी सवाल कर रहा है, सब लोग सवाल कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन क्या कर रही थी? कि जब को पता है आपको कि एक तमिल फिल्मों का स्टार आ रहा है, उसको देखने के लिए लाखों लोग आ सकते हैं, तो रैली के परमिशन के आधार पर आपने सोच लिया कि 10,000 के परमिशन है तो 500 और 300 पुलिस वाले से काम चल जाएगा। तो वही बात है कि परमिशन लोगे तो सरकार प्रशासन को यह पता होगा कि 200, 500, 1000 लोग आ रहे हैं, तो उसकी व्यवस्था के लिए हमें कितने पुलिसकर्मी वहां तैनात करने हैं। तो ये सारी व्यवस्थाओं में गलत नैरेटिव गढ़ा गया कि आई लव मोहम्मद कहने के कारण ही इन लोगों के खिलाफ एक्शन लिया गया। एक्शन कानून तोड़ने के लिए लिया गया था। उसी तरह बरेली में आई लव मोहम्मद से कोई लेना देना नहीं है। बरेली में जुमे की नमाज शांतिपूर्ण तरीके से हुई। उसके बाद अभी इस जुमे की नमाज में क्यों नहीं अशांति हुई?
तौकीर रजा खान जेल के अंदर है, उसका पूरा कुनबा जेल के अंदर है, उसके आईआईएमसी के प्रवक्ता के मॉल पर बुलडोजर चलने वाला है, ये अवैध आक्रमणकारी अतिक्रमण करने वाले लोग हैं, इन सब की प्रॉपर्टी जब्त हो रही है। अब शांति कैसे आ गई? ये जो बरेलवी ने कहा कि नहीं नहीं, अब तो शांत तरीके से ही करना है, नहीं तो मस्जिद में आना छोड़ दो, अपने अपने घरों में नमाज पढ़ो। बिल्कुल, आपने अभी मौलाना का जिक्र किया। मौलाना शहाबुद्दीन का भी एक बयान आया है, जिन्होंने सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी को कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने कहा है कि एक बार फिर समाजवादी पार्टी बरेली को हिंसा की आग में झोंकना चाहती है और इसी मंशा से ये प्रतिनिधिमंडल बरेली जा रहा है। बिल्कुल यही बात है कि ये सारी बातें हम लोगों ने की, इसका मतलब है कि दो नैरेटिव गढ़ा गया, आई लव मोहम्मद के नाम पर गलत नैरेटिव किया गया, और उसके बाद सरकार के छवि खराब करने के लिए दंगा फसाद फैलाने की कोशिश की गई। और उस पर समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्या रहा? अगर समाजवादी पार्टी ने निष्पक्ष तरीके से कहा होता कि जिन मुस्लिम युवाओं ने गलती की है, मौलाना तौकीर रजा ने जो प्रोवोकेटिव बयान दिए हैं, जो दंगा फैलाया है, उसको सजा मिल रही है, सही है, लेकिन बेगुनाहों को सजा नहीं मिलनी चाहिए। और अगर किसी बेगुनाह को सजा मिलती है तो हम उसके लिए सरकार से लड़ेंगे। अगर आपका इंटेंशन ये होता तो आप फैक्ट फाइंडिंग कमेटी भेजो, आप डेलीगेशन भेजो, आप शांति मार्च करवाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप तो इंटेंशन दिखा रहे हो, पहले ही कह रहे हो मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है, गलत तरीके से बुलडोजर चल रहा है, अवैध निर्माण को ढहाया नहीं जाना चाहिए, मस्जिदों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। आप क्या कर रहे हो? मुसलमानों को भड़का रहे हो। तो आपका प्रतिनिधिमंडल जिसमें मुसलमानों की भरमार है, मोहिबुल्ला, ये कहां से रामपुर से मोहिबुल्ला आ गया? ये इकरा हसन मुजफ्फरनगर से क्यों आ गई? ये बर्क संभल से क्यों आना चाहिए? क्या अगर बरेली में ऐसी घटना हुई है तो ये मुस्लिम सांसद विधायक जाएंगे, वही डेलीगेशन का हिस्सा होगा? ये माता प्रसाद को जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, खैर ये अखिलेश यादव बच गए, अखिलेश यादव ही लीडर ऑफ अपोजिशन हुआ करते, तो उस समय इनकी भी गाड़ी में बैठने से पहले ही खींच लिया जाता, जैसे माता प्रसाद के साथ हुआ कि नहीं बैठोगे। क्योंकि इन लोगों ने जो एजेंडे अपने बताए उससे तो स्पष्ट था कि वहां जाकर आप प्रवोक करोगे, दंगा भड़काने की कोशिश करोगे, तो प्रिवेंटिव एक्शन होता है। अभी तो कुछ लोगों को हाउस अरेस्ट किया गया है, और ये जो अपना चेहरा दिखा रहे हैं, ये बता रहे हैं कि हम बहुत बड़े क्रांतिकारी हैं। योगी इन लोगों का चेहरा, फोटो और कुंडली अपने पास रखे हैं। ये बर्क की कुंडली तो पहले से तैयार है, ये तो संभल दंगे में सीधे इसकी भूमिका है। और दूसरी तरफ ये जो इकरा हसन है, इसके तो 3 पीढ़ी की कुंडली तैयार है। मोहिबुल्ला जो रामपुर से सांसद है, अभी आजम खान बाहर आए हैं, आजम खान को ये पता है कि वो कितने कद्दावर नेता हुआ करते थे। 2 साल के अंदर सारी अकड़ खत्म हो गई। बाहर आने के बाद अब जुबान नहीं खुल रही है, जो चिल्ला चिल्ला चिक चिक कर कहते थे कि हम अपने मादरे वतन की रक्षा के लिए, कुरान की रक्षा और हदीस की रक्षा के लिए क्या करेंगे, वो सारी हेकड़ी अभी खत्म हो चुकी है। तो ये मोहिबुल्ला की बारी भी है। तो ये सारे लोग जो समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन में जाना चाहते थे और जिनका इंटेंशन पहले से क्लियर है, अब इमरान महसूद जाना चाहता था, कांग्रेस का सांसद है, उसे भी हाउस अरेस्ट किया गया, क्योंकि तुम्हारा इंटेंशन पता है, पहले से पता है। जैसे राहुल गांधी प्रियंका वाड्रा संभल जाना चाह रहे थे, उसको रोका गया कि भाई वहां दंगा फसाद हंगामा चल रहा है और तुम वहां जा रहे हो उसको और भड़काने के लिए। जब दिल्ली में बैठकर भड़का सकते हो तो वहां भी भड़काओगे, जब लखनऊ में बैठकर तुम लोग भड़का रहे हो तो बरेली में जाकर भड़काओगे। और जो 4-4 बरेली मंडल के डिस्ट्रिक्ट में 48 घंटे के लिए मोबाइल इंटरनेट, ब्रॉडबैंड इंटरनेट, सारे इंटरनेट प्रतिबंधित है, और तुम वहां जाकर और हंगामा खड़ा करने की कोशिश कर रहे हो। तो ये समाजवादी पार्टी के बरेली के इस घटना में एंट्री है। और अब अभी तक योगी ने समाजवादी पार्टी के खिलाफ कार्रवाई बरेली मामले में नहीं किया था, अभी ये मौलानाओं के खिलाफ कार्रवाई चल रही थी। अब ये जो कूद कूद कर कह रहा है कि हमें अरेस्ट करके योगी ने गलत किया, लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन किया है, अब पता चलेगा कि किसके लोकतांत्रिक अधिकार कितने हैं और उस अधिकार के पैमाने में तुम कहां फिट बैठते हो और तुम्हारे खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। अब स्थितियां बदल गई। अब सिर्फ मौलानाओं की बात नहीं है, अब समाजवादी पार्टी की तरफ भी योगी का डंडा घूमा है। और आगे 1 सप्ताह के अंदर पता चलेगा कि समाजवादी पार्टी के कितने नेता
इन मामलों में इन्वॉल्व हैं और उनके तार कहां कहां तक जुड़े हैं और कौन कौन से हाउस अरेस्ट से सीधे अरेस्ट करके जेल जाने वाले हैं। राजीव सर, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बरेली में हुई हिंसा को 8 दिन बीत चुके हैं। जबरदस्त कार्रवाई के बाद शहर में फिलहाल शांति तो कायम है, लेकिन अब समाजवादी पार्टी इस शांति को भंग करने की जुगत लगा रही है। जुमे की नमाज के बाद हिंसा फैलाने वाले इस्लामिक दंगाइयों को भी पीड़ित बताने का ढोंग करते हुए सपा नेताओं का 14 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल बरेली जाना चाहता था। सपा के इस कदम को सीधे तौर पर मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति और वोट बैंक को साधने की सियासत के तौर पर देखा जा रहा है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।